वालियों से कुछ हो, समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी आंदोलन को पूरा करने के लिए उठानी होगी। जय जयकार करने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग अगर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाए, गाली देने वाला जो वो है दुश्मन को कितना भी आप भला बुरा कहो, उसके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। प्रचारक बनकर इस विचारधारा का अगर हम काम करें तो हम अपनी व्यवस्था को बनाने लायक हो सकते हैं। इसलिए वामसेप ने निर्धारित किया कि जो लक्ष्य हमारे महापुरुषों ने रखा था, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर नया राष्ट्र, नया समाज निर्माण करना, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की निर्मिति करना, उसके लिए समाज के अंदर जाकर जागरण प्रबोधन करने का काम हम करें। इसीलिए तो साथियों एक कार्यक्रम देश भर में लगाए गए और देश भर के अंदर ये वामसेप के माध्यम से जागरण का, प्रबोधन का कार्यक्रम शुरू है। लगातार इस बात को हम लोग समाज में लेकर जाएंगे और ये जो समाज के अंदर जो साधन संसाधन जय जयकार के नाम पर खर्च होते हैं, उन साधन संसाधनों का आंदोलन के लिए उपयोग और प्रयोग करने के लिए तैयार करेंगे। आज महापुरुषों की जय जयकार हो रही है और महापुरुषों ने जो आंदोलन निर्माण किया था, जो हक अधिकार दिए थे, वो एक एक करके सारे हक अधिकार खत्म करने की बात चल रही है। भक्तों की भीड़ लगी है, भक्त प्रशंसा करने में माहिर हो चुके हैं और वो अपनी प्रशंसा, अपनी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिस समाज को 2000 साल भक्ति से दूर रखा गया, मंदिर में आने तक नहीं दिया, भगवान का दर्शन तक करने के लिए मौका नहीं मिला, उस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में भगवान मिला। तो 2000 साल की भक्ति का बैकलॉग पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। तो भक्ति का जो बैकलॉग था 2000 सालों का, उन्होंने सोचा कि हम पूरा कर दें। उस काम पर वो लग गए। भक्त जो है जय जयकार के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अनुयायियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो अनुयायियों को ये बातें समझानी होगी। इसलिए साथियों इस विषय के ऊपर चर्चा करने के पीछे का मकसद यही है। तो विषय साथियों यहाँ चर्चा के लिए लिए गए, उसमें जो वर्तमान में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है कि भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र को अगर उसका भविष्य क्या है, उसकी सुरक्षितता के लिए क्या करना होगा। उन्होंने दो चीजों की बात कही, उस विषय को भी यहां रखा गया है। भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए, उसकी मजबूती के लिए मजबूत विपक्षी दल और पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। साथियों ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो क्या करना होगा, कौन सा तरीका उसके लिए है, तो समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को लेकर बहुत सारा चिंतन मनन किया। क्योंकि केवल चुनाव ही लोकतंत्र नहीं हो सकते, उस चुनाव की प्रक्रिया को या लोकतंत्र की प्रक्रिया को हमें जानने समझने की जरूरत है। और उसके लिए जो चिंतन मनन बाबा साहब ने किया वो बहुत ज्यादा मौलिक है। और जो सवाल या समस्याएं उन्होंने उस समय खड़ी की थी, आज हम लोग उसको भुगत रहे हैं। ये जो भाषण बाबा साहब अम्बेडकर का जो हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एजेंडे को लेकर, चुनावी एजेंडे को लेकर उस पंजाब में गए थे। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने पटियाला में, जलंधर में, जगह जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण किए, उन भाषणों में से ये भाषण साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश आजाद हो चुका है, 4 साल से ज्यादा समय हो चुका, संविधान भी लागू हो गया है, लगभग 2 साल का समय हो गया है। अक्टूबर का भाषण है बाबा साहब का, मतलब 22 महीने हो चुके हैं देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद। और भारत के पहले चुनाव की घोषणा हो गई थी। पहला आम चुनाव जो लोकसभा का जो स्वतंत्र भारत में होने वाला था, उसकी घोषणा हो चुकी थी और उसकी प्रक्रिया चल रही थी।
उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते। संविधान लागू होने के बाद जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण है, उन भाषणों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा उसके बारे में गंभीरता से वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस कांग्रेस के द्वारा तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया गया था और आजादी के आंदोलन पर जो कब्जा कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मणों ने किया था, वो केवल कांग्रेस के ऊपर कब्जा नहीं था, या कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मणों ने जो कब्जा उधर बनाया था वो केवल मात्र कांग्रेस के संगठन के ऊपर के कब्जे की बात नहीं रही थी। जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा पर भी ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। संविधान बनाने वाली जो सभा थी उस पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। और उस संविधान सभा को कहने के लिए वो संविधान सभा थी, वो कांग्रेस का वर्चस्व उसके ऊपर था। ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोग संविधान सभा में बैठे और जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी लड़ाई, अपने अधिकार हासिल करना चाहते थे, जगह जगह पर, इंच इंच पर उनको उनके साथ लड़ना पड़ा। संविधान बना, लागू हुआ। जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके से कांग्रेस को और देश को चला रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि नेहरू भारत में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र कराना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। नेहरू भारत में लोकतंत्र की हत्या करके ब्राह्मण तंत्र को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का चरित्र जो है वो लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है, जो वर्ण और जाति की श्रेष्ठता को मानता है, जो जन्मजात श्रेष्ठता को और जन्मजात नीचता को मानता है, वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत की जो भूमि है, जो समाज भारत का ब्राह्मणों ने बनाया है, ये प्रजातांत्रिक समाज नहीं है, ये लोकतांत्रिक समाज नहीं है। जहां जाति है, जहां जन्मजात ऊंच नीचता है, क्रमिक असमानता है, छुआछूत है, जो समाज जाति को मानता है, जो किसी के परछाई से दूर भागता है, वो समाज लोकतंत्र को कैसे चलाएगा? वो समाज लोकतंत्र को कैसे कामयाब करेगा? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का जो बहुमत है, ये भारत का बहुमत लोकतांत्रिक तरीके से बनाया हुआ बहुमत नहीं है, ये राजनीतिक बहुमत नहीं है, ना ही ये सामाजिक बहुमत है। भारत का जो जनमत है या भारत का जो बहुमत है वो सांप्रदायिक बहुमत है। सांप्रदायिक बहुमत का मतलब क्या है? धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण किया जाता है, उसके आधार पर राजनीति बनाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ये समझाते हैं कि राजनीतिक बहुमत को तोड़ा जा सकता है, राजनीतिक बहुमत को बदला जा सकता है। उसके विरोध में समाज के अंदर जागरण प्रबोधन करके उसके विरोधी प्रचार को निर्माण किया जा सकता है, उसका खंडन मंडन दंडन किया जा सकता है, उसका विकल्प बनाया जा सकता है। मगर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, धर्म के आधार पर बनाया गया ध्रुवीकरण है, वो हमेशा से बना रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि धर्म जो है ये दीर्घकालीन राजनीति है, और राजनीति जो है ये संकट काल का धर्म है ब्राह्मणों के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी तो वही हुआ, 80% वर्सेस 20%, यही तो प्रचार चलाया गया। ये लड़ाई जो है 80% वर्सेस 20% के बीच में होगी। ब्राह्मण चुनाव में धर्म का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। पहले चुनाव से लेके अब तक के चुनाव यही तो आधार बनाया, 20% वर्सेस 80%। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है, तो ये मामला खड़ा कर दिया गया।
82 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ऐसी है जहां पर मुसलमानों के वोट निर्णायक है। वो जिसके पलड़े में वोट डाले वो 82 सीटें मुसलमानों की चुनकर आ सकती है, निर्णायक वोट है। ऐसी 82 सीटों में से 62 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या एसपी बीएसपी हो, ये चार बड़ी पार्टियों के द्वारा लगभग 225 के करीब टिकट जो है मुसलमानों को दिए गए। सबसे ज्यादा बीएसपी के द्वारा दिए गए, समाजवादी के द्वारा दिए गए, कांग्रेस के द्वारा दिए गए। टिकटों की बड़ी संख्या में मुसलमानों को दिए गए। मैं केवल 4 पार्टियों के आंकड़े आपको बता रहा हूं। 34 चुनकर आए। जिन 82 सीटों पर मुसलमानों के वोट निर्णायक है, वहां 62 सीटों पर बीजेपी चुनकर आई। सांप्रदायिक बहुमत का इस्तेमाल जो है हर चुनाव के लिए बीजेपी करते आई, कांग्रेस करते आई। ये सारा का सारा ध्रुवीकरण जो धर्म के नाम पर करती आई, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये मिलकर सत्ता और विपक्ष के द्वारा किया गया। बाबा साहब ये चाहते थे कि जो विपक्षी दल हो वो गैर ब्राह्मणी विचारधारा का हो। विपक्ष का मतलब जो सत्ता में है उसके विरोध में जो है उसी को विपक्ष नहीं कहा जा सकता। सत्ता की नीति और विपक्ष की नीति एक ही हो, उसको विपक्ष कैसे माना जाए। जो नीति कांग्रेस की है वही नीति बीजेपी की है। जो आर्थिक नीति कांग्रेस चलाती रही वही आर्थिक नीति बीजेपी की है, वही आर्थिक नीति कम्युनिस्टों की है। तो क्या कांग्रेस बीजेपी और कम्युनिस्टों की कोई नई नीति है? एक ही ताली के चट्टे पट्टे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के मूल निवासियों के माध्यम से विपक्ष का निर्माण करना चाहते थे। पहले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उसके लिए पुरजोर कोशिश की। जिस तरीके से आज ईवीएम के कारण हमारे समाज के सच्चे लड़ने झगड़ने वाले प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकते, उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो चुनावी प्रक्रिया थी, जो पूना पैठ के जो दुष्परिणाम थे, बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने, कम्युनिस्टों ने, जनसंघ के लोगों ने मिलकर परास्त करवाया। वही तरीका अपनाया गया। 57 के चुनाव के पहले बाबा साहब की हत्या हो गई। जो विकल्प बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज का विरोध के लिए विकल्प करना चाहते थे, तो ब्राह्मणों ने उस विकल्प को खड़े होने नहीं दिया। 57 के लोकसभा के चुनाव में जो बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण के बाद हुआ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा चुनाव लड़ा गया और बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए थे, मगर 57 के चुनाव के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से देश के अलग अलग कोने से सांसद चुनकर लोकसभा में गए। और एक विकल्प के तौर पर, एक बड़ी ताकत के तौर पर वो खड़ा हो सकते थे। अगर कांग्रेस ने प्लान बनाकर वो सारा का सारा संगठन सैबोटेज कर दिया। जनसंघ को खड़ा करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया और उसी जनसंघ को अपना विकल्प के तौर पर खड़ा करने का काम नेहरू, इंदिरा करते रहे और उन्होंने विकल्प जो था विपक्ष का वो खत्म कर दिया। आज जिसको हम विरोधी पक्ष कह रहे, वो विरोधी पक्ष के तौर पर कोई भूमिका नहीं निभा। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी थी, चुनाव को सफल बनवाने के लिए जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, एक पारदर्शी चुनाव होने चाहिए थे। क्या वो चुनाव की प्रक्रिया क्या है? भारत में चुनाव को एक खेल में कन्वर्ट कर दिया गया। डेमोक्रेसी को ड्रामोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक नौटंकी के तौर पर उसको खड़ा कर दिया गया।
प्रशासन पर जो ब्राह्मणों का कब्जा बना वो केवल न्यायपालिका या कार्यपालिका के हिस्से तक सीमित नहीं है। प्रशासन पर जो ब्राह्मणों का कब्जा आजादी के बाद बना, उस कब्जे में चुनाव आयोग भी शामिल था। चुनाव की प्रक्रिया को भी ब्राह्मणों ने साबोटेज कर दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर हम लोग सामने देखकर बात करें तो कुछ बातें मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। साथियों, उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया अगर हम देखें तो असेंबली के चुनाव के लिए लगभग 30 लाख या 31 लाख की मर्यादा चुनाव आयोग ने असेंबली सीट के लिए मंजूर की है कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो कम से कम चुनाव के लिए 30-31 लाख का खर्चा कर सकता है। जिस उत्तर प्रदेश की लगभग 40% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है, जिस उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम यानी औसतन जो आय है उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने वाले आदमी की वो लगभग 40-44 हजार के करीब है। साल भर जब वो मेहनत करता है तो साल का 40-44 हजार कमाता है, यानी महीने का 4,000 से भी नीचे जो आदमी साल भर मेहनत करने के बाद 40-44 हजार कमाने लायक है, ये भी टोटल में पकड़ा गया है, तब जाकर उसका इतना आंकड़ा बना। उसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए सरकार ने मर्यादा रखी है कि 30 लाख से ऊपर का वो खर्चा कर सकता है। किसी साधारण आदमी की औकात, उसको उस प्रक्रिया से गायब कर दिया गया। चुनाव के तंत्र को ऐसे खड़ा कर दिया गया कि 2 लाइन बन गई, एक चुनाव लड़ने वालों की और दूसरी वोट डालने वाले लोगों की। तो साधनहीन बनाकर लोगों को जो वोट का अधिकार दिया था उसका प्रभाव खत्म कर दिया और उसको वोट डालने तक उसको प्रभावित कर दिया कि उसके वोट का मूल्य जो है वो खरीदा जा सके, इस लायक उसको कमजोर करके रख दिया। चुनाव को किस लेवल तक करप्ट कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। लगभग 4,000 करोड़ का खर्चा इस चुनाव में हुआ। सबसे ज्यादा खर्चा अकेले बीजेपी के द्वारा किया गया। 3,500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा अकेले बीजेपी ने किया। 400 सीटें थी, 3,500 करोड़ का खर्चा हुआ। अगर आप उसको डिवाइड करो तो एक सीट के लिए, एक असेंबली सीट के लिए लगभग 10 करोड़ का खर्चा बीजेपी ने किया। आप समझ रहे हो कि कितना पैसा यहां पर लगाया गया। 1,000 करोड़ के करीब का पैसा दारू शराब इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने पकड़ा। ये इसमें शामिल नहीं है। पंजाब में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था। 1,000 करोड़ के करीब की शराब, कैश, नगदी चुनाव में बांटने लगने वाली जो वस्तुएं हैं वो पकड़ी गई। पिछले लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में लगभग सरकार का आंकड़ा, चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि हजारों नहीं, लगभग 3,400 करोड़ से ज्यादा का पैसा लोकसभा के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने जब किया। कोई कार्रवाई की नहीं। ये ईवीएम के बाजू वाला मामला मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तो ईवीएम शामिल नहीं है। चुनाव आयोग को यह पैसा पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है, सारी गाइडलाइन है, वही बात नहीं हो रही। ये सारा चुनाव तंत्र किस तरीके से भ्रष्ट किया गया है। साथियों, अभी ईवीएम के द्वारा जो गड़बड़ियों के मामले सामने आए, यही आपके पड़ोस में बनारस में मशीनों का मामला सामने आया। इक्का दुक्का कार्रवाई की गई, 3 लोगों को सस्पेंड करवाया गया। हुआ क्या उससे? 2019 के लोकसभा के चुनाव में 373 लोकसभा की सीटों पर पोल वोट, जो वोट काउंट हुए, मतलब जो चुनाव के दिन जितने वोट गिरे
और मशीन से जितने वोट निकले, काउंटेड वोट 373 सीटों पर मैच नहीं हुए, कहीं कम हुए, कहीं ज्यादा हुए। अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 2024 का ये टर्म खत्म भी हो जाए उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा। तो चुनाव तंत्र को किस तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया है, ईवीएम ने आपके वोट को कितना खत्म कर दिया, कितना उसका मूल्य खराब कर दिया है। तभी साथियों वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के रिपोर्ट आए और इस बार भी भारत का जो नंबर है उस कंट्रियों के लिस्ट में जो डेमोक्रेसी को चलाने वाले जो लोग हैं, जहां लिबरल डेमोक्रेसी होती है, उसकी रिपोर्ट में उन्होंने भारत के चुनावी तंत्र को एक्सपोज कर दिया और ये कहा कि भारत ईवीएम के कारण जब से चुनाव होने लगे हैं वो चुनावी तानाशाही में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया है। अब ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं बचा, चुनावी तानाशाही में रूपांतरित हो गया। इसलिए किसी की कोई बात नहीं मानी जा रही। ईवीएम के परिणाम क्या हुए, निरंकुशता पैदा हुई, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और उस किसानों के आंदोलन को भरोसा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम सरकार को सबक सिखाएंगे। बड़ी जोर से उन्होंने ईवीएम के विरोध वाला, बीजेपी के विरोध वाला बटन दबाया होगा। क्या परिणाम हुआ, वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में या जहां जहां से किसान आंदोलन में शामिल हुए थे वहां बीजेपी को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। 700 से ज्यादा किसानों की जाने गई, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान गई। अकेले उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई। प्रवासी मजदूर जो थे, लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में जो थे वो बेरोजगार हुए, उनकी रोजी रोटी छीनी गई। गंगा के किनारे लाशों से भर गए। अरे सरकार के विरोध में और क्या चाहिए? हर वो चीज जो सरकार के विरोध में जनादेश के लिए चाहिए थी वो मौजूद थी, फिर भी लाशों के सौदागर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। कैसे? केवल और केवल ईवीएम की वजह से। ये जो ईवीएम का और चुनाव का भ्रष्ट तरीका अपनाया गया, उस भ्रष्ट तरीके को मजबूत बनाने के लिए मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका मिलकर काम करते रहे। बगैर मीडिया के यह संभव नहीं था, बगैर कार्यपालिका के यह संभव नहीं था, बगैर न्यायपालिका के यह संभव नहीं था और बगैर अपोजिशन के भी ये संभव नहीं था। वे सारे मिलकर साथियों इस लोकतंत्र को कमजोर करके, ना केवल कमजोर करके उसकी हत्या करने में लगे हुए। इसलिए आपके सामने एक ही विकल्प है, मुर्दा को 5 साल इंतजार कर सकती है क्योंकि चुनाव 5 साल के बाद आता। जिंदा कौम परिवर्तन के लिए इंतजार नहीं कर सकती। एनडीए, यूपीए, हम ही तो कहते थे